वेलकम टू मोतीलाल ओसवाल एएमसी एंड जी बिजनेस प्रेजेंट हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। मैं हूं स्मिता और आज हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर अखिल चतुर्वेदी। अखिल, ग्रेट टू हैव यू विद अस एंड थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम फॉर अस। सबसे पहले तो कुड यू प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी रही वो कैसी रही, और साथ ही मोतीलाल ओसवाल की जो हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ इन्वेस्टिंग की जो हम बात कर रहे हैं इसका सही मायने में मतलब क्या है? राइट, सो बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। सो मेरा नाम अखिल चतुर्वेदी है और मैं करीबन 25 साल से इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। पहले 10 साल बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड में काम किए। बीच में एक स्टार्टअप म्यूचुअल फंड था, जापान से आया था, दाइवा एसेट मैनेजमेंट। 5 साल उस कोशिश की उस फंड को चलाने की, बट चला नहीं। और फिर 2013 से मैं मोतीलाल ओसवाल से ही जुड़ा हुआ हूँ। सो शॉर्ट लॉन्ग करियर बट शॉर्ट ट्रैक। एंड ये जो कैंपेन चल रहा है ये बेसिकली कैंपेन जैसे कि आप दिखा रहे हैं हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ। सो बेसिकली हम ये पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग फंड मैनेजर अलग अलग स्टाइल से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। हमारा जो स्टाइल है, जो हम काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो है ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। मतलब कि हम कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि आप पिछले 10-12 साल से ये सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो इस बार सोचा कि थोड़ा सा कैंपेन करा जाए और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करा जाए आप सबके मीडियम से, जिससे कि इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको पता रहे कि आप जब मोतीलाल में डालते हैं तो आप कौन सी स्टाइल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट, ये कोई टैगलाइन आपकी नहीं लगती है कैंपेन जो आप कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं लगता कि मोतीलाल ओसवाल ने कोई टैगलाइन दिया है। ऐसा लगता है कि कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी है इसके पीछे। तो क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? तो अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो हमारी टैगलाइन जो बहुत पॉपुलर टैगलाइन होती थी एक ज़माने में, वो होती थी बाय राइट सिट टाइट, राइट। और पिछले कुछ सालों से हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ ये बेसिकली टैगलाइन बन गई है, राइम भी अच्छा करती है, बट एक्चुअली ये हमारी ट्रू ब्लू इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, राइट। तो आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो इक्विटी जो एसेट क्लास है वो एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है। इसमें जो स्टॉक्स के प्राइजेस हैं वो चेंज होते रहते हैं और इसमें नुकसान होने की भी गुंजाइश रहती है। तो जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं और इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करते हैं, जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है कि क्लाइंट का नुकसान नहीं हो, क्लाइंट की जो पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी है वो जितना कम रहे उतना बेटर है। तो उसके लिए जो सबसे पहला चेक है वो है क्वालिटी चेक। अच्छी कंपनियों में डालेंगे तो आपकी जो डाउन साइड है वो लिमिटेड रहती है, राइट। तो वो हाई क्वालिटी पार्ट हो गया, आप अपने डाउन साइड को लिमिट कर रहे हैं। और फिर पैसा बनाने के लिए आपको ऐसी कंपनियां चाहिए जो क्वालिटी भी हो बट साथ ही साथ ग्रो भी अच्छे रेट पे ग्रो कर रही हो, तो आपका पैसा बनता है ग्रोथ से और प्रोटेक्ट होता है क्वालिटी से। बिल्कुल, लेकिन आजकल हम बहुत ज़्यादा ये आमतौर पर मार्केट में देख रहे हैं कि स्टाइल वर्सेस मार्केट नॉइज, और इसके चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि कभी तो हम देखते हैं ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो जाते हैं या रेट कट्स हो जाते हैं, या फिर कोई किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन अनसर्टिनिटी जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है उस पर इसका असर पड़ता है। Yes. आप पे ना पड़े इसके लिए आपने कुछ ऐसा सोच रखा है इसको क्योर करने के लिए? नहीं, देखो, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। अलग अलग समय पे एक्सपीरियंसेस कुछ समय पे अच्छे भी होते हैं, कुछ समय पे एक्सपीरियंसेस ख़राब भी होते हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे आपने बताया कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, या कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि हेल्थ क्राइसिस हो गई थी बीच में, 2020 में कोविड क्राइसिस हो गई थी, या 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था। तो हर 2-3 सालों में कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है जिसके कारण शॉर्ट टर्म में बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है, राइट। लेकिन जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है कि अपनी स्टाइल अपनी फिलॉसफी को पकड़ के लंबे समय के लिए बने रहें उसमें, और लंबे समय में ही पैसा बनता है। तो शॉर्ट टर्म में जो माहौल है, इकोनॉमिक माहौल है या ग्लोबल जो माहौल है, उसके कारण शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट फंड मैनेजर्स का काम होता है कि अपनी स्टाइल को पकड़ के रहे और ये कोशिश करें कि हर समय पे अच्छी कंपनियां हो पोर्टफोलियो में, अच्छा ग्रोथ रहे और लॉन्ग टर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सो शॉर्ट टर्म में हाँ ऐसा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में जनरली फंडामेंटल इन्वेस्टिंग आपकी प्ले आउट करती है। बिल्कुल, लेकिन अखिल, आपने अभी तक अपने एएमसी के बारे में, उसकी इन्वेस्टिंग पॉलिसी के बारे में, ये तमाम चीज़ों के बारे में बात की। अब थोड़ा फंड्स के बारे में भी बात करते हैं। ऑब्वियसली फंड्स तो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि
बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि अगर मैं कोई फंड ले रही हूँ अपने पोर्टफोलियो में, तो वो मेरे पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर रहा है, Yes. कितना मैं कन्विंस हो पा रही हूँ अपने गोल्स को लेकर कि वो किस तरीके से बैलेंस्ड करता है, एंड ये बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है अल्टीमेटली मेरे टारगेट के लिए। आपके फंड्स के लिए अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा निवेश करते हैं स्पेशली इक्विटी फंड्स में, तो लार्जली जैसे मैं आपको बताया था कि दो टाइप की लार्जली स्टाइल्स होती हैं इन्वेस्टिंग की। एक स्टाइल होती है वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, एक स्टाइल होती है ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो ऐसे एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हैं जो वैल्यू में जिनकी पकड़ बहुत अच्छी है, और वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप ऐसी कंपनियां खरीदें जो जिनके जो वैल्यूएशन है वो थोड़े सस्ते होते हैं और फिर ओवर टाइम वो कैचअप करते हैं प्राइसेस में। वो एक स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट है जो कि हम नहीं करते हैं। हम करते हैं ग्रोथ स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ स्टाइल में हम ऐसी कंपनियां ढूंढ रहे हैं जो कंपनियां अपने मुनाफे को अच्छे रेट से लंबे समय के लिए ग्रो कर सके, राइट। दोनों स्टाइल अलग हैं। अब जब एक इन्वेस्टर निवेश करता है एक इक्विटी फंड में, तो उसको अपना पैसा तकरीबन आधा पैसा जो है 50% वो वैल्यू स्टाइल में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वैल्यू स्टाइल में जो भी एक दो अच्छे फंड मैनेजर हैं उनको देखिए, और ग्रोथ स्टाइल में आप एक दो फंड मैनेजर्स को देखिए, और अपने पोर्टफोलियो को दो स्टाइल्स में डाइवर्सिफाई करिए। अब इसमें होता क्या है कि अलग अलग समय पे अलग अलग स्टाइल आउट परफॉर्म करती हैं, अंडर परफॉर्म करती हैं, राइट। तो जब आपके पास में आपका पोर्टफोलियो 50-50 हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो हर समय चलते रहेगा। कभी वैल्यू चलेगा, कभी ग्रोथ चलेगा, कभी क्वालिटी चलेगा, बट वाइल हम हमारा काम जिस तरीके से करना है वैसे ही करेंगे, बट क्लाइंट का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो स्टाइल में होता है। सेकेंड पार्ट है अलग अलग प्रकार के फंड्स होते हैं, लार्ज कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, राइट। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको हम हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप फ्लेक्सी कैप फंड में या मल्टी कैप फंड में या लार्ज एंड मिड कैप ये कैटेगरी में इन्वेस्ट करिए, बिकॉज इस कैटेगरी में जो फंड मैनेजर होता है वो सब प्रकार की कंपनियां खरीदता है अलग अलग मार्केट कैप बकेट में। तो कुछ हिस्सा लार्ज कैप कंपनियों में जाता है जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, कुछ जो इमर्जिंग कंपनीज होती हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड रहता है लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरीज में। तो ये दूसरा लेवल है डाइवर्सिफिकेशन का। तो एक स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन है, एक मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन है। सो इस तरीके से आइडियली अगर इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो को क्रिएट करे और मैनेज करे, मॉनिटर करे, तो अगेन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आप भी अखिल इस बात से बहुत रखते होंगे ताल्लुक कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स ना बहुत रिसर्च करते हैं, स्पेशली वो अपने एएमसीज को लेकर भी रिसर्च करते हैं कि इनका जो स्टाइल है इन्वेस्टिंग का वो कौन सा है, और इन्वेस्टिंग के इस स्टाइल में कितना फ़ायदा अब तक इस एएमसी को हुआ है, और उसके थ्रू जो फंड्स हैं उनका किस तरीके का रिटर्न रहा है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो पेशेंस, जो बहुत बड़ा की फैक्टर है किसी भी इन्वेस्टर के लिए उसके रिटर्न को पाने के लिए। आपके अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो निवेशकों को यहाँ कितना पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और अगर वो अल्टीमेटली पेशेंस रखते हैं तो कितना फ़ायदा होगा उनको इसका? तो इक्विटी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, राइट। एक है आपका विजन। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका विजन इक्विटी मार्केट्स को लेके लंबे समय पे क्या है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, राइट। तो एक होता है विजन। विजन जनरली सबके पास होता है, हाँ। सबको पता है कि लंबे समय में बहुत पैसा बनेगा। सेकंड होता है करेज। तो करेज टू बाय, आपका विजन है, फिर आप उस करेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और थर्ड होता है पेशेंस, एंड पेशेंस हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इज रेयरेस्ट ऑफ द थ्री। तो आपका विजन भी है, करेज भी है, लेकिन क्योंकि जैसे आपने बताया कि शॉर्ट टर्म में अगर वॉर हो गया या टैरिफ रिलेटेड इश्यूज हो गए और मार्केट में करेक्शन हो गए, मार्केट करेक्शन हो गए, और आपका रिटर्न अगर 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में अगर रिटर्न अच्छा नहीं लग रहा है और आपने पेशेंस खो दिया और आपका कॉन्फिडेंस मार्केट पे खत्म हो गया और आपने रिडीम कर दिया, तो वहां पर आपकी कंपाउंडिंग की जर्नी खत्म हो जाती है। अभी हमने पीछे देखा स्टॉपेज रेशियो कितना ज्यादा बढ़ गया। तो आप एसआईपीज में देखेंगे कि अप्रैल से लेके आज तक करीबन 1 करोड़ एसआईपी रजिस्टर हुई है और 2 करोड़ एसआईपी बंद हो गई है। तो नेट 1 करोड़ माइनस ही हुआ है। अमाउंट बढ़ गया है लेकिन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स घट गए। तो विजन, करेज और पेशेंस, इक्विटी में एक ही तरीका है पैसा बनाने का। आप बहुत लंबे समय के लिए सोचिए, उसके लिए आप ऐसे गोल्स रखिए जो थोड़े आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। जैसे कि आपको घर खरीदना है 10 साल बाद, उसके लिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो। आपका रिटायरमेंट है, सो रिटायरमेंट के लिए इक्विटीज़ में, तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंडसेट है वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन पे हो जाएगा। और इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि मार्केट ऐसी, ये इक्विटी मार्केट्स ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर जब मार्केट करेक्ट होते हैं, और उसमें इंडिया जैसी स्टोरी है, आपको अच्छी चीज़ें 10, 20, 30% सस्ते में मिल रही है, तो जो चीज़ आप 100 रुपये में ले सकते हो आप 70 लेने में
क्यों प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी हम सेल में आप देखो कहीं भी किसी भी चीज के सेल के लिए कितना पीछे उसके भागते हैं। आप शॉपिंग करने जाते हैं तो जैसे ही सेल दिखती है आपको नहीं करना तो भी आप करते हो, लेकिन इक्विटी मार्केट में अगर सेल आती है तो आप भाग के चले जाते हो। बिल्कुल। लेकिन अब थोड़ा बात करते हैं कन्वेंशन की। कि हाई कन्वेंशन के साथ अगर मैं बात करूँ आपके फंड्स की, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स की, तो आप इसको कहाँ पर फिट बैठता देखते हैं, किन लोगों के पोर्टफोलियो में, और साथ ही ये दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड्स जो और भी मार्केट में हैं उनसे कैसे अलग है? तो हमारा जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसको दो पार्ट में देखते हैं। एक पार्ट है कि हमारी जो जनरली सारी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजीज़ हैं वो फोकस्ड हाई कन्विक्शन स्ट्रेटजीज़ हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ में 100, 150, 200 स्टॉक्स नहीं खरीदते हैं। कुछ फंड मैनेजर्स हैं जो इस प्रकार की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जिसमें 50, 100, 150 स्टॉक तक होते हैं, थोड़ा इंडेक्स के आसपास रखने की कोशिश करते हैं और फिर आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हमारे केस में हम थोड़ी सी फोकस्ड हाई कन्विक्शन स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जिसमें हमारी ये फिलॉसफी है या ये मानना है कि 30 से 40 स्टॉक के बीच में एक पोर्टफोलियो में अगर कंपनीज हो तो वो एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन है, एक फंड मैनेजर का कंट्रोल भी रहता है अपनी कंपनियों में, उसको याद भी रहता है कि कौन सी 35-40 कंपनी खरीदी है और वो कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही है। और अगर आप फाइनेंशियल टर्म्स में अगर देखा जाए तो जो एक एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है वो 35 से 40 स्टॉक पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप 35-40 स्टॉक से ज़्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो इंडेक्स की तरफ जाता है। तो हमारा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि पोर्टफोलियोज जनरली 30 से 40 स्टॉक के बीच में ही होने चाहिए। और उसमें आप जब कंपनीज में एलोकेट करते हैं तो उसमें कितना आप कौन से कंपनी में एलोकेट कर रहे हैं उससे आपको कन्विक्शन दिखता है। अगर मैं किसी कंपनी का स्टॉक 5% लेता हूँ अपने पोर्टफोलियो में तो वो कन्विक्शन दिखता है, राइट। तो वन इज फोकस्ड 30 से 40 स्टॉक, सेकेंड इज एलोकेशन, हर स्टॉक में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जनरली एक मानना है कि अगर आप 35 से 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है, पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो उसके ऊपर हमने जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स हैं उसको लगाया है कि आप कोई भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए, ओवर एलोकेट मत करिए, अंडर एलोकेट मत करिए। मेरा क्योंकि आप जो बातें कह रहे हैं उससे मेरे जहन में भी यही बात चल रही है, मेरे दिमाग में भी, मुझे लगता है हमें जो इस वक्त सुन रहे होंगे उनके दिमाग में भी यही चल रही होगी। इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी सारी कंपनीज, आपने भले उसको प्रॉपर एक वॉच डॉग की तरह उसको देखने का पूरा काम किया है, पूरा एक सिस्टम लगाया, फिर भी बहुत सारी अगर आप देखेंगे डाइवर्सिफाई इस तरीके से होने के बावजूद इसमें क्वालिटी और डिसिप्लिन एक टाइम में कैसे मैनेज कर पाते हैं? नहीं, तो क्वालिटी तो जैसे मैंने बताया कि क्वालिटी तो सबसे फर्स्ट पैरामाउंट है। अब क्वालिटी में आपको दो चीज़ देखनी है कि क्वालिटी ऑफ बिजनेस कैसा है, बिजनेस में ग्रोथ अच्छी दिख रही है, और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, राइट। तो ये दोनों पे आप अगर स्ट्रॉन्ग चेक लगाएं, और जनरली फाइनेंशियल टर्म्स में हम देखते हैं कि कंपनीज की रिटर्न ऑन कैपिटल कैसी है। जो कंपनियां जिनकी रिटर्न ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होती है वो क्वालिटी कंपनीज ही होती है। तो आपने पहले फिल्टर लगाता है क्वालिटी का, उससे आपने सारी जो नॉन क्वालिटी कंपनीज उनको फिल्टर आउट कर दिया। फिर सेकेंड फिल्टर लगता है ग्रोथ का। ग्रोथ में फिर हम देखते हैं कि कैसे कंपनी का प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं, और लास्ट हम देखते हैं प्राइस, कि भाई अच्छी कंपनी, अच्छा ग्रोथ क्या वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो जैसे बफेट साहब ने बोला है कि कंपनी को ये नहीं पता है कि आप कौन सी कंपनी को कितने प्राइस पे खरीद रहे हो, कंपनी तो अपना काम कर रही है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप अच्छी क्वालिटी, अच्छा ग्रोथ, अच्छे प्राइस पे खरीदिए। यही करने की कोशिश करते हैं हम लंबे समय के लिए। लेकिन जब अलग अलग मार्केट कैप में ये फंड्स घूमते हैं तो उसके बाद वॉलेटिलिटी का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और स्पेशली जब मार्केट थोड़ा डाउनसाइड हो तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करेंगे ताकि सब बैलेंस हो? सो इसी वजह से फ्लेक्सी कैप फंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट फंड, राइट। क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास में कंप्लीट फ्रीडम होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच में नेविगेट करने का। कंप्लीट, इट कैन बी 100% लार्ज कैप, 100% मिड कैप, 100% स्मॉल कैप, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेम। जनरली स्पीकिंग अगर माहौल ख़राब है, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, अगर करेक्शन हो रहा है, तो जनरली फंड मैनेजर लार्ज कैप की तरफ अपना एलोकेशन बढ़ा देंगे जिससे कि पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी कम हो जाए। ब्लू चिप कंपनीज में करेक्शन कम होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप्स में करेक्शन और वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो ख़राब समय में लार्ज कैप्स का एलोकेशन बढ़ता है, और बुल मार्केट्स में या अच्छे समय में मिड कैप, स्मॉल कैप्स का एलोकेशन वेट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये डायनामिकली मैनेज होता है हर समय में, अलग अलग माहौल में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच में एलोकेशंस नेविगेट होते हैं। सो इस तरीके से करते हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब जो इस तरीके के परफॉर्मेंस की जैसे आपने बात की, तो ये कौन सा ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिनके पोर्टफोलियो में ये सबसे फिट बैठेगा, सबसे सही रहेगा? मैं आपको बताऊं कि हर इन्वेस्टर को
उसका जो कोर पोर्टफोलियो है, कोर पोर्टफोलियो माने कि 60% 70% जो पोर्टफोलियो है वो जनरली इसी टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि फ्लेक्सी कैप है या मल्टी कैप, इस टाइप के जो फंड्स हैं कोर पोर्टफोलियो यही बनना चाहिए। और बाकी का जो 30-40% है उसमें आप मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, जो भी आपको करना है वो ये करिए, बट कोर एलोकेशन शुड ऑलवेज बी फ्लेक्सी कैप और अ मल्टी कैप काइंड ऑफ अ फंड। अब क्योंकि हमने बहुत सारे आपकी बात करी परफॉर्मेंस कौन सी और थीम्स के साथ सब कुछ आपने अपने बारे में बताया, तो मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज अगर आप मोतीलाल ओसवाल एएमसी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो हमेशा निवेशकों को याद रहे, तो वो एक बात क्या होगी? नहीं, एक कि हम जो बोलते हैं वही करते हैं। अगर हम बोलते हैं हम हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ करते हैं तो वही आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। अगर हम बोलते हैं कि हम फोकस्ड हाई कन्विक्शन स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वही आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। अगर हम बोलते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो आपको वही देखने को मिलेगा। तो जो हम बोलते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, हम वही करने की कोशिश करें, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही आपको देखने को मिलेगा। सो बोलने में और करने में दोनों में आपको सिमिलैरिटी बहुत मिलेगी। बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा आपके फ़ंड का परफॉर्मेंस अब तक रहा भी है एएमसी का, अगर ओवरऑल बात करें। फिर भी मैं इसलिए ये जानना चाहूँगी क्योंकि हम ये देखते हैं कि एज एन एएमसी हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हो जाती है, खास करके अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो, उस दौरान भी अगर हमारा कोई फंड हो जिसको बहुत कन्विक्शन के साथ हमें निवेशकों को ये बताना हो कि ये क्यों आपके लिए अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए, तमाम अप्रोचेस को देखते हुए और एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को देखते हुए आप अपने फंड्स को कहाँ और किस तरीके के निवेशकों के लिए बिल्कुल सही मानते हैं? नहीं, तो म्यूचुअल फंड जनरली ऐसे कोई टारगेट ऑडियंस नहीं है। कोई भी किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी रिस्क प्रोफाइल में हमारे म्यूचुअल फंड्स को चूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे बताऊंगा कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स को अगर चूज़ कर रहे हैं तो जनरली हमारे फंड्स को आप थोड़ा सा एक 5 साल 10 साल के हिसाब से चूज़ करिए, बिकॉज क्योंकि ये फोकस्ड हाई कन्विक्शन स्ट्रैटेजीज हैं, क्योंकि इसमें 30 से 40 स्टॉक्स हैं। तो ख़राब समय में कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाए या एनएवी थोड़ी ज़्यादा करेक्ट हो जाए, और उसका जो हेज है या उससे अगर आपको बचना है तो उसके लिए टाइम ही एक रास्ता है जिससे आपको राइट। तो लॉन्ग टर्म में हमारी कोशिश है कि बहुत अच्छा अल्फा क्रिएट करने की कोशिश किया जाए, एकदम अलग तरीके से, इंडेक्स से एकदम अलग पोर्टफोलियो बना के। बट शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि क्योंकि थोड़ा सा फोकस पोर्टफोलियो, सो वॉलेटिलिटी शायद थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो एटलीस्ट आप हमारे फंड्स में मिनिमम 5 साल का तो एक टाइम होराइजन बना के चलिए। जी, अब सबसे आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अगर आगे की बात करें तो कौन से स्ट्रक्चरल थीम्स हैं या फिर सेक्टर्स हैं जिन पर आप खास नज़र इस वक्त बनाए हुए हैं, और ये फंड्स उन सारे जो अवसर आगे आने वाले हैं उनका कैसे फ़ायदा उठा पाएंगे? तो अगर आप हमारे अभी पोर्टफोलियोज देखेंगे तो जनरली 5 से 6 थीम्स में या सेक्टर्स में आपको इन्वेस्टमेंट्स दिखेगा। एक जो सबसे बड़ी थीम इंडिया में चल रही है वो थीम है मैन्युफैक्चरिंग थीम। अब मैन्युफैक्चरिंग थीम में कोविड के बाद में एक चाइना प्लस वन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हुई, तो उसको हम थोड़ा सा प्ले आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज रिलेटेड कंपनीज हो गई, स्पेशलिटी केमिकल्स हो गई, गारमेंट्स हो गए, ये कुछ ऐसे सब सेक्टर्स हैं। दूसरी जो थीम है वो है आपकी केपेक्स रिलेटेड कंपनीज या ऑटोज़, ईवीज़, ये एक सेक्टर है। तीसरा रिन्यूएबल पावर साइड में ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का भी काफ़ी एक एम्फेसिस है, तो हम उस सेक्टर को भी प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हमारे पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, करीबन 30 से 40% का। आप लेंडिंग की बात करेंगे तो आपको एनबीएफसीज में ज़्यादा एलोकेशन दिखेगा, बैंक्स में एलोकेशन थोड़ा कम दिखेगा, और इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड बिजनेसेस हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक ब्रोकरेज रिलेटेड बिजनेसेस हो गए, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, यहाँ भी हमको ग्रोथ थोड़ा अच्छा देखने को लग रहा है अगले साल 2 सालों में। तो फाइनेंशियल्स में हो गया कैपिटल मार्केट्स, एनबीएफसीज, मैन्युफैक्चरिंग एक सेक्टर, टेक्नोलॉजी में मिड कैप आईटी कंपनीज़ हैं या आपकी जो नए ज़माने की टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, जैसे कि नाम तो नहीं ले सकता हूँ बट न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस हम बोलते हैं, तो उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कंज्यूमर सेक्टर, कंज्यूमर में कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में ज़्यादा एलोकेशन है, कंज्यूमर स्टेपल्स में हमारा एलोकेशन थोड़ा सा अंडरवेट है। सो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, मिड कैप आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एनबीएफसी स्ट्रोक कैपिटल मार्केट्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं
जिसमें अगले कुछ समय के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रही हैं और इसी तरीके से पोर्टफोलियोज क्रिएट करें। और अगर एक और आखिरी सवाल मैं पूछ लूँ तो एज एन एएमसी आपकी आगे की 5 साल की अगर स्ट्रैटेजी अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, अगले 5 साल की स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली यही है कि आप अपने आपको ये देखना है कि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब देखिए कि मार्केट में 5,500 से 6,000 एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज़ हैं, करेक्ट। अगर आपको उनमें से 30-40 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है और जिसमें मुनाफा हो सके, रिटर्न अच्छा आ सके इन्वेस्टर्स के लिए, तो आपको हर समय पे अलर्ट रहना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन सी ऐसी सेक्टर में आपको टेलविंड्स देखने को मिल रही है या थीम्स में टेलविंड मिल रही है, उसको आप जितना जल्दी हो सके अपने पोर्टफोलियो में एक्सपोजर दें और उन सेक्टर्स के अंदर जो 1-2 अच्छी कंपनियां होती हैं उनको जितना आप जल्दी खरीदेंगे, जैसे मैंने आपको बताया विजन, करेज और पेशेंस, तो एज फंड मैनेजर हमको विजन रखना बहुत ज़रूरी है कि अगले 2-3-5 सालों में कहाँ पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो दूसरों ने नहीं देखी है। बिकॉज जब आप अच्छी अपॉर्चुनिटी पहले खरीदते हैं तो आपको सस्ते में मिल जाती है, बाद में तो सब खरीदते हैं और फिर वो महंगी हो जाती है। बिल्कुल। तो यही कोशिश रहती है और एज एन इन्वेस्टर्स की ये कोशिश रहती है कि कौन सा एएमसी अच्छा कर रहा है, हम उस पर नजर रखें ताकि आगे आने वाले कुछ सालों में हमारा भी वेल्थ क्रिएशन हो सके। बहुत शुक्रिया अखिल हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए और तमाम सवालों के इतने अच्छे से जवाब देने के लिए। मुझे लगता है सारे इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे से क्लियर एक विजन जो है खास करके हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ का वो आज समझ में आया होगा। थैंक यू। ऐसे ही डीप डाइव कॉन्वर्सेशंस के लिए जुड़े रहिए विद मोतीलाल ओसवाल, एएमसी एंड जी बिजनेस। दिस इज मी स्मिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस एपिसोड। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।